हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक रिमझिम से पार्ट 6 चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र हम पढ़ेंगे। तो चिट्ठी का सफ़र मतलब लेटर किस तरह एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है और किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से कहाँ पर उसको लेटर बॉक्स से, पोस्ट ऑफिस से टिकट लगाकर हम किस तरीके से पोस्टमैन वहाँ से लेकर जाता है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो चिट्ठी का सफ़र पढ़ने से पहले हम जो इससे पहले जो पत्र लिखा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देंगे। पेज नंबर 51, यहाँ जो पत्र दिया है उसे नरेंद्र नाथ जी ने किसके लिए लिखा है? नित्या के लिए, और यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो हम थोड़ा पत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पत्र क्या होता है? तो हम अपने मन के विचारों या भाव, जो भी हमारे मन में रहती हैं भाव विचार, उसको प्रकट करने के लिए हम लिखित रूप से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, हम जो भी पत्र लिखते हैं हमें उसका जवाब का भी इंतज़ार रहता है। ओके, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये रिटन प्रूफ, जिसमें हम लिखते हैं उसे बहुत दिनों तक संभाल के रख सकते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाले को क्या कहा जाता है? डाकिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्टमैन। ओके, तो आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं पत्र। लिखने वाले का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। और कहाँ से लिख रहे हैं? बफलो, न्यूयॉर्क से। किस समय लिखा है? किस दिन लिखा है? 20 मार्च 1995। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं, प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो, ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। ओके, तो ये क्या है? ये हमेशा ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भी तुम मेहनत कर रही हो, अगर उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो आपको निराश नहीं होना है। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। ओके, तो जीतना ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जिस तरीके से लगन और मेहनत से तुम भाग ले रहे हो वो भी अपने आप में क्या है? एक उपलब्धि, मतलब प्राइज़ है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर्स की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि घर में कुछ अमेरिकी सिक्के और नोट होंगे। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा है। कि उन्हें पहले वाले पत्र में लिखा होगा, उन्हें बताया गया होगा कि अस्मी उसका भी एडमिशन उसी स्कूल में हो गया। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़त और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये दूसरे स्कूल में जाते होंगे दोनों, अस्मी और नित्या, तो शाम को मिलते होंगे, तो उसी समय स्नेह, एक दूसरे से प्यार करते होंगे, बातचीत करते होंगे, लड़ाई करते होंगे। तो ये उसके पिता कह रहे हैं कि अब तुम्हें शाम के समय एक दूसरे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तुम अभी साथ में एक दूसरे के साथ में स्कूल जाओगी। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं, इंग्लिश में जो बातें करती हैं वो बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। मतलब ये बोला गया है कि अगर तुम हिंदी में बात कर रहे हो, अगर आप हिंदी में बात करते हो तो पूरे हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करो, और अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आप अंग्रेजी ही बोलो। ये नहीं होना चाहिए कि आधा इंग्लिश, आधे अंग्रेजी और आधे हिंदी को मिलाकर खिचड़ी बने। हर वाक्य में 2 भाषाओं की खिचड़ी अध कचरेपन की निशानी है। तो ये बोला गया है कि इंग्लिश बोलना है तो पूरी इंग्लिश बोलना है, और हिंदी है तो पूरी हिंदी में ही बातचीत करना है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ़ पिघल गई है,
बसंत आने को है। तो वहाँ भी वहाँ का हालचाल बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क में क्या है, ठंड पड़ रही है। अभी नेक्स्ट बसंत आने वाला है, बसंत ऋतु आने वाली है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं, मैं नहीं जानता, अश्मिता को आशीर्वाद। ओके, तो ये कह रहे हैं नरेंद्र नाथ जी अपने बेटी को, नित्या को। ओके, तो आप इस तरीके से अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों या फिर अपने फ्रेंड्स, किसी को भी आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 6 चैप्टर 6 में हम चिट्ठी का सफ़र, इस पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि पिछले ज़माने में हम अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करते थे, हम एक दूसरे से बात करते थे इशारों में। ओके, लिखित रूप से, मौखिक रूप से और इशारों में। तो पिछले ज़माने में जो संदेशवाहक था, संदेशवाहक का कार्य कौन करता था, कबूतर। पिछले ज़माने में, पहले के ज़माने में कबूतर ही संदेश ले जाया करते थे। ओके, तो इस पार्ट में बहुत से ऐसे कठिन शब्दार्थ आएंगे जिसका अर्थ भी आपको समझाया जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है। ओके, अपने 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि जैसे चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि किसी भी पत्र को, किसी भी लेटर को सही जगह पर, सही व्यक्ति पर, सही समय पर पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है कि सबसे पहले हम जिसे भेज रहे हैं उसका एड्रेस, उसका नाम सही तरह से लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, उस पर डाक टिकट लगा है कि नहीं, अगर नहीं लगा है तो वे समय पर नहीं पहुंच पाएगा और किस जगह पर जा रहा है ये भी ढूंढने में परेशानी आएगी। ओके, तो कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। हम जब सोचते हैं, जब हम पत्र देखते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, डाक टिकट। ओके, तो हम सोचते हैं कि डाक टिकट क्यों लगाए जाते हैं। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा पता लिखा है, उसका पूरा एड्रेस लिखा है कि नहीं और सही तरीके से लिखा है कि नहीं। ओके, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, और ज़रूरत पड़ने पर इस संदेश को, जो भी हम लेटर भेज रहे हैं उसे किस तरीके से जल्दी से पहुंचाया जाए, स्पीड पोस्ट द्वारा। और आजकल हम देख सकते हैं अगर कुछ जल्दी रहती है तो क्या कर देते हैं, फैक्स कर देते हैं। ओके, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति स्थान बदलते हैं, जगह बदलते हैं तो क्या होता है, चिट्ठी पर वही पुराने पते लिखे होते हैं, तो चिट्ठी उस व्यक्ति को सही समय पर, सही स्थान पर नहीं मिल पाता है और उस व्यक्ति तक पहुंचने में क्या होती है, उस चिट्ठी को पहुंचने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, मतलब वो या तो फिर वापस लौट के आ जाता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते होंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये भी शौक़ होगा, कुछ चीज़ों का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, सभी चीज़ों को इकट्ठा करने का उनका शौक़ रहता है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कुछ पंख, जो बर्ड्स के जो पंख रहते हैं, पक्षियों के पंख रहते हैं, उन्हें भी क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह पर लिखो। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्या है, एक तरफ हम देख सकते हैं महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। ओके, तो महात्मा गांधी इसमें दिया है कि महात्मा गांधी को लिख रहे हैं और किस जगह पर,
वर्धा, मतलब महात्मा गांधी जी कहाँ पर हैं ये? वर्धा। और नेक्स्ट दूसरे तरफ लिखा है श्रीमान निर्देशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली। और यहाँ पिन कोड क्या दिया है? 110016 ये दिया है पिन कोड। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेज नंबर 53। आपने पेज नंबर 52 पिछले पेज नंबर पर देखा होगा, 2 यहाँ पर क्या दिए हैं? लिफाफे दिए हैं, उस पर जो एड्रेस दिया है उनमें क्या अंतर है? ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। तो महात्मा गांधी को ये पत्र लिखा जा रहा है और किस जगह पर पहुँचना है इस पत्र को? वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, श्रीमान निर्देशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये दिल्ली से लिखा जा रहा है। ओके, कोई इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वहाँ से लिखा जा रहा है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? छोटी भौगोलिक इकाई, फिर उसके बाद में बड़े भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव या शहर कस्बा जो भी है उसके बाद में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। जितने भी जगह है, शहर में जितने भी जगह हैं सभी का क्या है? अलग अलग पिन कोड है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, शहर, गांव हैं जिनके नाम एक जैसी ही हैं। कि बहुत सारे ऐसे शहर, गांव हैं, कस्बे हैं जिनके सेम नेम है, एक ही जैसा नाम है। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। गंतव्य स्थान मीन्स मंजिल, जहां उस पत्र को, जहां उस चिट्ठी को पहुंचना है। और डाक छांटने वाले कर्मचारी मीन्स पोस्ट ऑफिस में बहुत से कर्मचारी रहते हैं, बहुत से क्या रहते हैं? वर्कर्स रहते हैं जो क्या काम करते हैं? लेटर को शॉर्ट आउट करते हैं, लेटर को क्या करते हैं? छांटने का काम करते हैं। उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। ओके, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। ओके, जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड क्या है? पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो गांधी जी को जो पत्र लिखा गया था उसमें कोई भी जहाँ पहुँचना है उस जगह का कोई नाम और कोई पिन कोड नहीं लिखा गया था। बस वहाँ पर क्या लिखा है? गांधी जी जहाँ हो वहाँ पर क्या लिखा है? वर्धा। तो वो गांधी जी को सब एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि देश का हर बच्चा और देश के सभी नागरिक को ये पता है, ये मान सकते हैं कि सभी को ये पता है कि गांधी जी कहाँ हैं। तो वर्धा लिखा गया। ओके, फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो ये पिन कोड की आवश्यकता तो होती ही है, इसके अलावा पिन कोड बदलते रहते हैं। पिन कोड नहीं बदलते, लेकिन सभी जगह और सभी शहरों के क्या है? अलग अलग पिन कोड हैं। ओके, क्योंकि बहुत से एक ही नाम के बहुत से शहर हैं, बहुत से व्यक्ति के नाम हैं और मोहल्ला भी है, तो उनका एक पर्टिकुलर पिन कोड नंबर दिया गया है। और समय के साथ साथ डाक सेवाओं के अंतर्गत जो
कार्य हैं वे भी क्या हो रहे हैं, समय के अनुसार वो उनमें बदलाव और विकास होता जा रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो ये आपको बच्चों ये पहले बताया हमने कि प्राचीन काल में संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था, कबूतरों के माध्यम से। लेकिन आपको ये पता है सभी कबूतर संदेश नहीं ले जाते थे, बस कुछ कबूतरों को ट्रेनिंग दिया जाता था और क्या करते थे, वही कबूतर संदेश लेने और लाने का कार्य करते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते हैं। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि कबूतर संदेशवाहक थे। इसके बाद में इंसान भी डाक को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, जैसे हर कार्य को देख सकते हैं। जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। ओके, संचार मतलब हम किस माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ओके, परिवहन मीन्स कौन से माध्यम मीन्स रोडवेज से जा रहे हैं कि एरोप्लेन से जा रहे हैं कि पैदल जा रहे वाले, है ना, के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। तो पिछले ज़माने में हरकारों के द्वारा संदेश भी भेजा जाता था, मतलब वे पैदल ही जाके आम आदमी तक अपनी चिट्ठी और पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। घुड़सवार हरकारे मीन्स घोड़े पर सवार होके उन्हें संदेश पहुंचाने का काम करते थे। ओके, हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। तो हरकारों का ये कर्तव्य था, ये काम था कि सभी तरह की जगहों पर उन्हें पहुंचना पड़ता था और डाक को सुरक्षित पहुंचाना पड़ता था। ओके, और रास्ते में बहुत से डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में भी आने का हमेशा उन्हें डर बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आजकल भी कुछ जगहों पर यह प्रचलित है, क्योंकि वे जगह बहुत ही दुर्गम है। दुर्गम मीन्स बहुत कठिन है उस जगह पर पहुंचाने। तो पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगहों पर जहां आज तक भी हरकारे द्वारा डाक पहुंचाए जाते हैं। ओके, आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। तो आजकल नए नए माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में हम देख सकते हैं कि कबूतर संदेशवाहक का काम करते थे। ओके, फिर हरकारे के बाद में कौन आया, वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज और टेलीफोन और फैक्स के द्वारा आदान प्रदान विचारों का करते थे, संदेश भेजते थे। ओके, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आजकल संदेश पहुंचाने के माध्यम में भी बहुत परिवर्तन, बहुत बदलाव आ चुके हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से बदलाव हुए हैं। डाक विभाग भी पत्र, लेटर तो लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, साथ में मनी ऑर्डर मीन्स मनी ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, डाक के द्वारा रुपये भेजने का चालान है। ओके, तो ये मनी ऑर्डर पैसे भेजते हैं उसमें। ओके, ईमेल, ये सभी पहुंचा रहे हैं डाक विभाग के द्वारा। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई जहाज, हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र बहुत दिलचस्प करने वाला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है
पिछले ज़माने में संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? कबूतरों द्वारा। कबूतर संदेश वाहक का काम करते थे। और आजकल हम देखते हैं कोई भी संदेश बहुत जल्दी पहुंचता है तो हवाई डाक सेवाओं के द्वारा, हवाई डाक सेवाओं के माध्यम से। ओके, आपको ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। अभी इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। पिछले ज़माने में ये कबूतर ही संदेश वाहक का काम करते थे। ओके, समय के अनुसार जैसे समय बदल रहा है वैसे ही ये संचार के माध्यम में भी बदलाव आया है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। तो बच्चों, ये पहले आपको बताया गया है कि सभी कबूतर संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रजाति की जो कबूतर हैं उन्हीं को ये काम सौंपा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षित की जाती है। ओके, तो वे कौन कौन से प्रजाति की कबूतर है? गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है। तो कौन से प्रजाति की कबूतर को ये काम सौंपा जाता है, संदेश वाहक का काम? गिरहबाज और हुमर। ओके, जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? कैसे कबूतर अपना रास्ता ढूंढ लेता है? क्या आपने कभी सोचा है? आपको सोचना है। ओके, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। प्रवासी मीन्स जो दूसरी जगह से क्या करते हैं? सफ़र करते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं। तो वे किस तरीके से सही समय पर सही जगह पर वे संदेश को पहुंचाते हैं। तो ये आपको बच्चों ये सोचना है। और उन्हें डायरेक्शन का पता किस तरह से चलता है कि हमें इस दिशा में जाना है, ये सब आपको क्या करना है? पता करना है। ओके, तो यहाँ पर दिया है, अब देखते हैं पेज नंबर 55 में कि यहाँ पर किस तरह से कबूतर हर कार्य का काम करता है। ओके, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। ओके, कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है। तो ये आपको पता है कि इसमें बहुत कम खर्चे होते हैं। किस तरह के खर्चे होते हैं? बस उन्हें ट्रेनिंग करने में। ओके, उन पर खास खर्च नहीं आता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, पर ये अच्छे काम करते हैं। इन कबूतरों का जीवन काल कितने साल का रहता है? 15 से 20 साल का होता है। और 8 और 10 साल तक तो वे बहुत अच्छे से काम करते हैं, संदेश लाने और ले जाने में, संदेश पहुंचाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। तो जो स्वस्थ कबूतर हैं, जो स्वस्थ हैं, वे कितने हज़ार किलोमीटर तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं? एक दिन में 1000 किलोमीटर। ओके, यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, और यदि कोई संदेश बहुत महत्वपूर्ण है तो साथ में 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। ओके, शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में भी संदेश पहुंचाता था। तो यहाँ पर जो दिया है, सेकेंड वर्ल्ड वार दूसरे विश्व युद्ध में भी एक कबूतर संदेश पहुंचाने का काम करता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है, और किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक। बच्चों, आपको ये क्या करना है? पढ़ना है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। ओके, सो ये है आपका एड्रेस। आपको अगर आप चाहते हैं कि ये बुक हिंदी में भी पब्लिश हो तो आपको इस पते पर क्या लिखना है? पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखना है। ओके,
पेज नंबर 53 यहाँ पर दिया है पिन नंबर। ओके, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन शब्द का इसका मीनिंग क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का, कितने डिजिट्स का होता है? 6 अंकों का होता है। हर अंक एक खास स्थानीय अर्थ है। सभी डिजिट, सभी नंबर्स का एक खास स्थानीय अर्थ है। ओके, उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अंक लिखा है 110016। यहाँ पर आपने देखा महात्मा गांधी के दूसरे पत्र में। ओके, यहाँ पर जो पेज नंबर 53 पे दिया है, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10, ये 11, अगले 1 दिया है, क्या है? पंजाब हरियाणा, जो पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश का है। और जो 10 दिया है नेक्स्ट नंबर 2 डिजिट नंबर मीन्स 10 मीन्स 10, यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। तो 10 मतलब 10 किसका कोड है? दिल्ली का उप क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का। ओके, अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का है, कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो इस तरीके से कितने डिजिट्स का रहता है ये पिन कोड? 6 डिजिट का है। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इसे आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है और आपको करने की कोशिश करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 56। आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। फिर भी आपको क्या करना है? एक बार दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना है और समझना है। ओके, तो चिट्ठी पत्री प्रश्न 1, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? तो यहाँ पर गांधी जी को जो पत्र लिखा गया था उसमें कोई पिन कोड सब नहीं लिखा था, बस गांधी जी जहाँ हो वैसे लिखा था, वर्धा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन ये कैसे गांधी जी तक पहुँच गया होगा तो ये बताना है। तो गांधी जी जैसे पता है बहुत प्रसिद्ध हैं, तो गांधी जी को देश का हर बच्चा हर नागरिक जानते होंगे, तो डाकिये तो जानते ही होंगे। ओके, डाकिये जानते ही होंगे, अतः चिट्ठी को उनके नाम के सहारे पहुंच जाती होगी। ओके, जहाँ पर गांधी जी वहाँ पर पहुंच जाती होगी। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुँच जाएगी? यस, हाँ, पत्र अपने ठीक जगह पर पहुँच जाएगी। नेक्स्ट, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है? तो अगर पत्र में, अगर चिट्ठी में, लेटर में किसी का नाम ना हो तो क्या होगा? क्या क्या समस्या आएगी? कि नाम ना होने से वह पत्र सही व्यक्ति तक सही समय पर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो ये स्पष्ट नहीं दिया रहेगा कि किस जगह पर जाना है, किस व्यक्ति को लिखा गया है। नेक्स्ट, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? तो हम देखते हैं कि पैदल हरकारे जो होते थे उन्हें हर समय, हर मौसम में पैदल ही जाकर संदेश पहुंचाना होता था, और लंबी यात्रा करने के कारण वे थक भी जाते होंगे। पथरीली जो रास्ते हैं उस पर चलते चलते उन्हें बहुत परेशानी होती होगी। ओके, और साथ में साथ हम देख सकते हैं कि जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता होगा। ओके, और रास्ते में चोर डाकुओं का भी उन्हें खतरा हमेशा लगा रहता होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पैदल हरकारों को बहुत से समस्याओं, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, नीचे दी गई जगह पर क्या करना है? आपको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है? घर का नंबर, घर का नंबर, उसके बाद में गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद में गली मोहल्ले का नाम, घर का नाम, घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर खंड का नाम, विकास खंड का नाम। ओके, उसके बाद में कस्बे, शहर और गांव का नाम, उसके बाद में जनपद का नाम, नेक्स्ट राज्य का नाम, कौन से राज्य से है। ओके,
फिर पिन कोड क्रमांक। तो ये सभी आएगा आपके सीक्वेंस में, इस प्रकार क्रम में आएगा। नेक्स्ट, तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? हमने इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पत्र लिखते हुए सबसे छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले छोटी भौगोलिक इकाई होती उसे लिखा जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर इकाई नंबर लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। जो एनवेलप हैं, जो लेटर होंगे, अंतर्देशीय होगा, पोस्ट कार्ड होगा, उसे आपको अगर मिलती है तो उसे देखकर लिखना है। उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। तो उसमें देखना है आपको पत्र किसने लिखा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला। तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको क्या करना है, हम देखें कि पत्र जिसमें नित्या को लिख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ सब कुछ दिया है। तो आपको भी वैसे पत्र लिखना है, पत्र ढूंढना है अगर आपके घर में है तो। अगर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, वे आपकी मदद करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। तो हम देखते हैं कि जब लेटर लिखते हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, पोस्ट कार्ड। अंतर्देशीय पत्र किस कलर का रहता है? ओके, तो हम देख सकते हैं पोस्ट कार्ड हल्के पीले कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। अभी अगर आपको देखने का मौका मिले तो आपको देखना है पोस्ट कार्ड हल्के पीले रंग के होते हैं, अंतर्देशीय आसमानी कलर के और लिफाफा वाइट कलर के। ओके, दूसरे कलर में भी आपको मिल सकते हैं। उसे क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस जाना है और उसका कितने प्राइस के मिलते हैं अभी उसे जाकर पता करना है। ओके, सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऐसा प्रोजेक्ट वर्क। इसको आपको बाद में भी होमवर्क के रूप में दिया जा सकता है। ओके, इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो ये भी आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 57, यहाँ पर जो दिया है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। शब्दकोश में जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में किस तरीके से शब्द दिए रहते हैं, वे पूरे तरह से दिए रहते हैं, वो यहाँ पर दिया गया। तो संगीतज्ञ का मीनिंग क्या है, संगीत जानने वाला, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संगीत की कला में निपुण, मीन्स पूरी तरह से परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट संग्रह मीन्स जमा करने से इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। तो ये सब क्या है, इन सभी का मीनिंग, इन सभी का अर्थ क्या है, सेम है, एक ही है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह या ढेर, संकलन जैसे डाक टिकटों का संग्रह, ओके, और निबंध संग्रह, ये सभी किया जाता है। और संचार क्या है, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कम्युनिकेशन। ओके, तो किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यम से। दुनिया आज बहुत ही छोटी हो गई है। ओके, किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, इसका मीनिंग भी है। जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार, ये सभी इनका संचार का मीनिंग है, अर्थ है। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसे हम करते हैं। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है।
तो पाठ के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा शब्द, कौन सा अर्थ? संगीतज्ञ, संग्रह और संचार। तो पाठ के संदर्भ में हम देख सकते हैं संचार शब्द का अर्थ पूरी तरीके से सही बैठ रहा है। संचार का अर्थ किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने के संदर्भ में दिया गया। पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा गया है? ये संचार। ओके, इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी होती है। तो यहाँ पर दिया गया होता है, क्या क्या दी होती है? ये शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ उनका अर्थ दिया है ना, उसका अर्थ क्या है? किसी संदेश को दूर तक पहुँचाना। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? वाक्य में प्रयोग किया हुआ बताया होता है। नेक्स्ट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दिया रहता है, और वचन, एक वचन है कि बहुवचन आदि की जानकारी दी जाती है। किसमें? शब्दकोश में, डिक्शनरी में। ओके, तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज आपको करनी है, और जो होमवर्क में दिया गया है उसे आपको सेल्फ में करनी है। ओके, क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट्स।